पिछले गुरुवार को यानी कि 30 अक्टूबर को मुंबई के पवई इलाके में रोहित आर्य नाम के एक शख्स को मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। रोहित आर्य पर यह आरोप था कि उसने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को बुलाया था और फिर उन बच्चों को किडनैप कर लिया और एक वीडियो मैसेज जारी करके उसने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन चलाकर रोहित आर्य को एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन जहां एक तरफ इस एनकाउंटर को लेकर मुंबई पुलिस की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कई लोग इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर भी कह रहे हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित आर्य को जिंदा भी पकड़ा जा सकता था। और आज इस वीडियो में इस एनकाउंटर से जुड़े हुए 5 सवालों की हम बात करेंगे और इन 5 सवालों के जरिए किस तरह से रोहित आर्य के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहा जा रहा है, यह भी आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही साथ इस पूरे एनकाउंटर को लेकर आपकी जो भी राय है वो आप में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे रोहित आर्य के मामले की। मामला गुरुवार का है। पिछले गुरुवार यानी कि 30 अक्टूबर को मुंबई के पवई इलाके के महावीर क्लासिक नाम की बिल्डिंग के रॉ स्टूडियो में 17 बच्चों को रोहित आर्य ने हॉस्टेज बना लिया था, जिसके बाद रोहित आर्य ने एक वीडियो रिलीज किया और इस वीडियो में उसने कहा कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है और उस बातचीत करने के बाद मुझे मामले का हल निकालना है। और उसके बाद उसने उस वीडियो मैसेज में यह भी धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो कुछ भी कर लेगा और स्टूडियो को आग भी लगा देगा और बच्चों को भी उसमें नुकसान होगा। जिसके बाद पवई पुलिस वहां पहुंची, क्यूआरटी की टीम पहुंची और एटीएस की टीम भी वहां पहुंच गई और पवई पुलिस ने यानी कि लोकल पुलिस ने जो रोहित आर्य है उससे नेगोशिएशन शुरू किया और फिर रोहित आर्य को गोली मारकर बच्चों को छुड़ाया गया। रोहित आर्य जख्मी हुआ था और फिर उसे जोगेश्वरी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां उसे लगभग आधे घंटे बाद मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन रोहित आर्य के इस एनकाउंटर के बाद रोहित आर्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां भी सामने आई। जानकारी यह थी कि रोहित आर्य कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था और उसने सरकार के साथ सर्व शिक्षा अभियान में काम भी किया था। महाराष्ट्र सरकार की जो योजना थी माझी शाला सुंदर शाला नाम की, इस योजना के तहत उसने काम किया था और इस योजना में काम करते वक्त वो उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दीपक केसरकर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके साथ भी वो कई जगह देखने मिले और उसी काम का पैसा जो है वो सरकार की तरफ से नहीं मिला था और इसी को लेकर जो रोहित आर्य था वो परेशान था। लेकिन उसने सरकार से पैसा निकालने के लिए बच्चों को हॉस्टेज बनाने का प्लान बनाया, लेकिन इस हॉस्टेज बनाने के प्लान में पुलिस ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन इस एनकाउंटर की अगर बात करें तो इस एनकाउंटर में अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवाल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। सबसे पहला सवाल क्या उठाया जा रहा है रोहित आर्य के एनकाउंटर में, वो है कि रोहित आर्य को सीने पर गोली क्यों मारी गई। आपको बता दें कि एनकाउंटर जब होता है, जब पुलिस किसी एनकाउंटर में या फिर किसी हॉस्टेज को पकड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में मोस्टली ये गाइडलाइंस होती है कि आपको किसी को सीने पर या फिर सर पर गोली नहीं मारनी होती है, आपको उसे पैर पर गोली मारनी होती है। और कोई बड़ा क्रिमिनल होता, जो आतंकवादी होता, तो हम समझ सकते थे कि रोहित आर्य को सीने पर गोली मारने की जरूरत पड़ी। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो रोहित आर्य के सीने पर गोली मारी गई है, तो सवाल यही उठ रहा है कि रोहित आर्य जब कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था, उसने कोई इसके पहले क्राइम नहीं किया था, तो पुलिस ने उसके सीने पर गोली क्यों मारी। उसके पैर पर गोली मारकर भी उसे जो है पकड़ा जा सकता था और फिर उससे बातचीत करके उसका इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरे मामले का बड़ा और अच्छा खुलासा
हो सकता था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि रोहित आर्य को दबाव के चलते पुलिस ने जो है एनकाउंटर में मार गिराया। अब इस पूरे मामले में एक ऐसे ऑफिसर को वहां बुलाया गया था जिसका निशाना अचूक रहता है और उसे इस बिल्डिंग के अंदर पीछे के दरवाजे से घुसाया गया था और बाथरूम के जरिए वो अंदर घुसा और उसके अंदर घुसने के बाद उसने रोहित आर्य को जो है गोली मारी और वो गोली रोहित आर्य के सीने में लगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस ऑफिसर ने जिसने गोली चलाई वो रोहित आर्य के पैर पर भी गोली मार सकता था, उसने सीने पर क्यों गोली चलाई? इस पूरे मामले में अब मुंबई पुलिस को सवालों का जवाब जरूर देना होगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और ये भी बताया गया है कि हर एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पैर पर गोली क्यों मारी गई। ये रोहित आर्य की अगर बात करें तो रोहित आर्य के पास एयर गन था और उसने बच्चों को हॉस्टेज बना के रखा था और धमकी भी देने का काम कर रहा था। हो सकता है कि मुंबई पुलिस के पास उस वक्त उस तरह की सिचुएशन भी बनी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रोहित आर्य के पैर पर गोली क्यों मारी गई। दूसरा सवाल ये कि नेगोशिएशन में क्या हुआ। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार लगभग 1:45 पर पुलिस को इस हॉस्टेज सिचुएशन का पता चल गया था। पुलिस वहां पहुंच गई थी और पुलिस ने उसके बाद नेगोशिएशन शुरू किया। तो नेगोशिएशन में क्या हुआ, क्योंकि रोहित आर्य कोई एक मंझा हुआ खिलाड़ी या फिर मंझा हुआ कोई क्रिमिनल तो नहीं था। रोहित आर्य के साथ क्या बातचीत हुई, रोहित आर्य किससे बात करना चाहता था और क्या रोहित आर्य जिससे बात करना चाहता था यानी कि दीपक केसरकर या एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोग थे, क्या उनसे बात करवाई गई थी और क्या उसे मदद देने का काम किया गया था, या फिर बातचीत के दौरान नेगोशिएशन में कुछ बातों ने रोहित आर्य को ट्रिगर करने का काम किया जिसके बाद रोहित आर्य जो है वो और एग्रेसिव हो गया रहेगा। क्या इस पूरे नेगोशिएशन वाले एपिसोड को ठीक तरीके से हैंडल किया गया था और नेगोशिएशन करते वक्त क्या एक्सपर्ट को बुलाया गया था? देखिए, कई सारे देशों में और कई सारी पुलिस की अगर बात करें तो वो ऐसी हॉस्टेज सिचुएशन के लिए जो नेगोशिएशन करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। तो क्या इस पूरे मामले में उस एक्सपर्ट को लेकर जाया गया था? क्या नेगोशिएशन करने वाला वो शख्स उतना काबिल था कि उस रोहित आर्य से वो नेगोशिएशन ठीक तरीके से कर सके? तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि नेगोशिएशन में क्या हुआ, क्योंकि 1:45 बजे पुलिस को पता चला था और लगभग 4 से 4:30 बजे के आसपास ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। तो इस पूरे लगभग 1.5 से 2 घंटे के पीरियड में क्या हुआ? तीसरा सवाल यह है कि क्या बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया था? देखिए, पिछले 3 दिनों से जब रोहित आर्य का एनकाउंटर हुआ, जिस दिन ये पूरा एपिसोड हुआ किडनैपिंग का, हॉस्टेज बनाने का, ये सारी चीजें हुई, तो उस वक्त के पहले 3 दिन पहले क्या हुआ? 3 दिन पहले से ऑडिशन चल रहा था और रोहित आर्य ने इसके पहले भी कई सारी फिल्में बनाई थी, यानी कि एक सोशल मैसेज वाले फिल्में बनाई थी, लेट्स चेंज ऐसा करके कुछ फिल्म बनाई थी और इसके लिए ये ऑडिशन ले रहा था। तो 3 दिन ऑडिशन हुए, 3 दिन में वो बच्चों को बुला रहा था, उनका ऑडिशन ले रहा था। उसके बाद हर दिन लगभग 100 बच्चे लगभग वहां पर ऑडिशन के लिए आ रहे थे। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन बच्चों को उसने 17 बच्चों को जब उसने हॉस्टेज बनाया तो क्या उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाया था? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में और कुछ टीवी चैनल्स में कुछ बच्चों ने बातचीत करते हुए भी ये बताया कि अंकल काफ़ी अच्छे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और अगर उसने बच्चों को, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाया और फिर पुलिस ने एक्शन लेकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों को रोहित आर्य ने जो है एक तरह से नुकसान पहुंचाया था? ये एक सवाल है। इसके बाद उस शख्स को क्यों बुलाया गया जिसका निशाना अचूक है? ये भी एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल दोनों तरफ से सही भी है और गलत भी है। दरअसल हॉस्टेज सिचुएशन में हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो टारगेट को ठीक तरीके से डिसमेंटल करे और न्यूट्रलाइज करने का काम करे।
यहाँ पर एटीएस के एक ऐसे ऑफिसर को बुलाया गया था जिसका निशाना अचूक रहता है और उसने इस एनकाउंटर को अंजाम देने का काम किया। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस शख्स को बुलाने की क्या जरूरत थी जब क्यूआरटी की टीम यहां मौजूद थी और नेगोशिएशन करके बातचीत का हल निकाला जा सकता था। तो यहां पर भी सवाल उठ रहे हैं और पांचवा और आखिरी सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार ने उसे कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। आपको बता दें कि जब 2 घंटे के आसपास रोहित आर्य के साथ मुंबई पुलिस के जो डीसीपी हैं, जो बाकी ऑफिसर है, वो नेगोशिएशन कर रहे थे, तो उस वक्त क्या सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया? क्या सरकार ने उसे उस वक्त शांत करने के लिए कोई आश्वासन दिया था या नहीं दिया था? क्या सरकार की तरफ से उसे पॉजिटिव रिस्पांस दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था? दीपक केसरकर से बात करवाने की बात कही गई और दीपक केसरकर ने यह भी कहा कि मैं पूरी तरह से मदद करना चाहता था और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं उस डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं हूं, इसलिए मैंने कहा कि उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करवाएं। तो क्या उस 2 घंटे में सरकार की तरफ से कोई ऐसा जो है उसे आश्वासन नहीं दिया गया जिसके चलते जो है रोहित आर्य को जो है शांत करवाकर उसे पकड़ा जा सके और उसे जो है शांत करके पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके? इसके अलावा ये भी सवाल उठता है कि क्या इस नेगोशिएशन के वक्त रोहित आर्य के साथ गलत तरीके से बात की हो गई जिसने रोहित आर्य को ट्रिगर किया होगा और इसके चलते रोहित आर्य ने गुस्से में कुछ धमकी दी होगी और उसके बाद में पुलिस ने रिएक्ट करते हुए रोहित आर्य को गोली मारी। तो ऐसे कुछ 5 सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये 5 सवाल यही पूछ रहे हैं कि रोहित आर्य को जब मार गिराया गया तो क्या रोहित आर्य के पैर में गोली मार के उसे पकड़ा नहीं जा सकता था? और क्या इस पूरे मामले में कोई और ऑप्शन नहीं था? क्योंकि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो रोहित आर्य कोई एक मंजा हुआ क्रिमिनल नहीं है, वो सरकार के और सिस्टम का मारा हुआ एक ऐसा शख्स था जिसने स्कूली शिक्षा में एक बदलाव लाने की कोशिश की थी। उसने सरकार के साथ काम किया था, सरकार की योजनाओं में वो शामिल हुआ, साफ सुथरे स्कूल्स को लेकर उसने प्रोजेक्ट बनाया था, सरकार के साथ काम कर रहा था। तो ऐसे में रोहित आर्य को न्यूट्रलाइज करने की क्या ज़रूरत थी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन दाखिल कर दी गई है नितिन सातपुते की तरफ से और इसमें भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना जरूरी है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या निकल कर सामने आता है और क्या सीबीआई से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी, ये अपने आप में बड़े सवाल है। लेकिन इस एनकाउंटर को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो अब सवालों के घेरे में है। आपको क्या लगता है कि क्या रोहित आर्य को पकड़ा जा सकता था उसे एनकाउंटर करने के बदले? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।